नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें और मैं हूं अजय वत्स। कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर यहां हमला हुआ है। दारोगा और सिपाही को बंधक बना लिया गया था। खेतों में लहूलुहान हालत में मिला दारोगा, सिपाही का अब तक नहीं चला है पता। सिपाही की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम जब हुआ हमला। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। अजेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, ये कैसे हुआ, कैसे पुलिस टीम पर हमला हुआ, किसने किया? अजय, मैं आपको बता दूं, ये थाना जो है रपा क्षेत्र का दीपर नंगले का मामला है, जहां वारंटी को पकड़ने एक दरोगा सिपाही गए थे। तभी आरोपियों ने उनको बंधक बना लिया, उनके साथ जमकर मारपीट की, उनको कैद भी कर दिया था। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, अन्य अधिकारी, पुलिस एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, तमाम पुलिस जिले का फोर्स जो मौके पर पहुंच गया है। यहाँ दरोगा तो सिर्फ जो है तो उसकी वर्दी दूसरी जगह मिली है, बाइक दूसरी जगह मिली है, और सिर्फ 2 कपड़ों में दरोगा का लहूलुहान जो दरोगा मिला है खेतों में। वहीं सिपाही का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। उसका सर्च अभियान जारी है। लगातार पूरे जिले का फोर्स गांव में मौजूद है और लगातार खेतों में सर्च अभियान चल रहा है। जी, तो कासगंज में पुलिस टीम पर हमला, वारंटी को पकड़ने गई थी जब पुलिस। दारोगा लहूलुहान में हाल में मिला है, सिपाही अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। चलो, अच्छी बात है। और ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। हाई प्रोफाइल डबल मर्डर केस के एक आरोपी घायल। सुरोहित, सुभाष, दोनों बदमाशों को लगी है गोली। विशन, सुभाष, रोहित देव ने की थी हत्या। 4 फरवरी को हुई थी बुजुर्ग दंपति की हत्या। इस मामले में एनकाउंटर लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर का सिलसिला। एक तरफ बदमाश, दूसरी तरफ पुलिस, दोनों आमने सामने। और बुजुर्ग दंपति की जो हत्या हुई थी उस मामले में उनके आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। से ही लगातार चेकिंग चल रही थी। ये सूचना थी कि यहीं पे हैं, ये सरेंडर होना चाहते हैं। और कुछ सुराग हमें लगा था कि इस तरह की बाइक पे घूम रहे हैं, और इस बाइक को टारगेट करके हम लोग चेकिंग जगह जगह कर रहे थे। और उसी का नतीजा था कि आज ये चेकिंग के दौरान मिल गए और इनसे मुठभेड़ हुई है, इसमें गिरफ्तार हुए हैं। रोल क्या था इनका उस दिन घटना में? उस दिन ये दोनों मुख्य रोल में थे। दोनों सबसे पहले वहाँ मौके पे गए और बुजुर्ग दंपति के साथ नीचे जा कर के, जो उसमें नरेंद्र नाथ जी थे, उनके साथ इन्होंने लीकर का सेवन किया। चाउमीन, मोमोज खाना शुरू किया। बाद में दोनों साथियों को और बुलाया था जो पहले पकड़े गए हैं। ऊपर जा कर के इनकी पत्नी सुमन नाथ को गोली भी मारा और इन्होंने छानबीन करके वहाँ पे लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था। यूपी में कोरोना को लेकर के राहत भरी खबर आई है। 37 जिलों में कोरोना का एक भी केस अब नहीं है, जिसके साथ ही प्रदेश का रिकवरी रेट 98% तक पहुंच गया है। साथ ही सोमवार को प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक 85% आबादी तक सरकार की सर्विलांस टीमें पहुंच गई हैं। इससे साफ है कि कोरोना के खिलाफ योगी सरकार की रणनीति कारगर साबित हो रही है। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट करके योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आज कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। नई केस में कमी भी आ रही है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत, तो क्या ये माना जाए कि कोरोना के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश की जीत की शुरुआत हो गई? देखिए, बिल्कुल अजय, उत्तर प्रदेश की जीत की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री ने यूपी मॉडल की सराहना की थी। और उसके बाद WHO ने कहा था कि सभी को यूपी मॉडल की नजीर को अपनाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार 98% जो रिकवरी रेट है वो, और 37 जिलों में, अजय अच्छी खबर यह है कि 37 जिलों में एक भी कोरोना मरीजों की पुष्टि नहीं है। और इसके साथ ही सोमवार को यानी कल एक भी मौत नहीं हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी इतने बड़े सूबे में 75 जिले में एक भी मौत नहीं। और 85% लोगों तक यूपी सरकार की जो सर्विलांस टीम है, जो टीम 11 है, उनके लोग वहां पहुंच रहे हैं। यानी लगातार काम जारी है। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी अजय, तो एक भी लैब नहीं था। और आज की तारीख में कई सारे लैब हैं, हर जगह चेकिंग हो रही है, वेंटिलेटर है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आंकड़े बिल्कुल हौसले बढ़ाने वाले हैं। एक भी आज कोरोना से मौत नहीं यूपी में। और आपको चमोली हादसे की अब तक का अपडेट बताते हैं। हादसे में अभी तक 32 शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 7 मृतकों की शिनाख्त हुई है। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के अवधेश का शव भी आज टनल में मिला है।
और इसी बीच यूपी सरकार के 3 मंत्रियों ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मंत्री सुरेश राणा, धर्म सिंह सैनी, विजय कश्यप ने सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह से मुलाकात कर चमोली हादसे की जानकारी ली। तपोवन में यूपी के 74 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिस पर यूपी के मंत्रियों ने अपनी चिंता जताई है। यूपी के उनके हिसाब से 74 लोग मिसिंग हैं और उसी संबंध में वो चिंता करने यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी हरिद्वार में एक हेल्थ सेंटर उन्होंने वहाँ पर खोला है। तो मैंने उनको कहा भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपदा है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से जिन लोगों के मिसिंग होने का समाचार है उनके लिए भी और इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार जो भी सहयोग कर सकती है जिस भी भूमिका में, उसके लिए एक टीम यहाँ भेजी है। माननीय मंत्री आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, आदरणीय विजय कश्यप जी, मेरे सहित हम तीनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बात की है और जो लोग अभी लापता हैं उनका भी जानकारी लगातार प्राप्त करने में रेस्क्यू चल रहा है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, वो तमाम लोग लगे हैं। तो उनकी सूचना, उनका आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हों, इसी के लिए जो तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों के लापता होने की सूचना है उनकी उसी विषय में बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। राज्यसभा में उत्तराखंड हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का आज मौन रखा गया, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गृहमंत्री ने बताया कि केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए 468 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। संसद में अमूमन हंगामा नजर आता है, लेकिन आज जो नजारा दिखा वो अभूतपूर्व था। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के लिए पीएम ने विदाई भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई बार भावुक हुए और बड़ी मुश्किल से अपने रूंधे गले को संतुलित करते हुए गुलाम नबी आजाद को विदाई दी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। हर कोई भावुक, सभी की आंखों में आंसू, आंखों ही आंखों में पुरानी यादें और गवाह बन रहा था देश का सर्वोच्च सदन। मौका था 4 सदस्यों की राज्यसभा से विदाई का। इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले लेकिन सभी को धन्यवाद देते देते पीएम के सहन में उभर आए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद। मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे। अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नजर लगाए बैठे थे कि ये दोनों का मेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता। लेकिन बात निकली तो फिर दूर तलक चली गई। पीएम को वो समय याद आ गया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जम्मू कश्मीर गए कुछ गुजराती पर्यटक आतंकी हमले का शिकार हो गए थे।
गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के भीतर कलह बढ़ाने का काम ये कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के G23 नेता, ग्रुप 23 नेता आजाद से मिलने पहुंच गए हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को कभी चिट्ठी लिखी थी। वैसे कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि आजाद की तारीफ के बाद कांग्रेस के भीतर कलह फिर से एक बार बढ़ सकती है। वो नेता जिन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया था और गांधी परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं झंडा बुलंद किया था, चिट्ठी लिखी थी, वो सब इकट्ठे हुए हैं। आज फिर बाहर के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, रंजीता झा हमारी संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हैं। रंजीता, ये बड़ी खबर निकल के क्या आ रही है? क्या इस पीएम के आज के इस भावुक संबोधन के बाद फिर से एक बार वही कलह कांग्रेस के भीतर या कुछ और? जो तस्वीर है अजय, उसको लेकर जरूर यही समझा जा सकता है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, नेताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि आज फेयरवेल भाषण हुआ था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को बोलने का मौका मिला तो 30 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी और उस पूरे भाषण के दौरान वो भी कई बार भावुक हुए। कह रहे शिष्टाचार मुलाकात है, एक कप चाय पीने के लिए हम सभी नेता आए थे, लेकिन उन नेताओं में सिर्फ G23 के ही नेता क्यों शामिल है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। आनंद शर्मा सरीखे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, तमाम विवेक तनखा, ये तमाम वो नेता है जो G23 में शामिल थे और कहा जा रहा था कि G23 के कोर मेंबर्स थे ये। तो उनका आज मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल या निशान जरूर खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया वहां, ये पूछा गया ऑफ रिकॉर्ड कि आप लोग यहाँ मिले हैं, पीएम ने जो तारीफ की है उसको किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो पीएम ने तारीफ की है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक हलचल जरूर मचा रही है। क्या ये यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के सहारनपुर दौरे को लेकर बड़ा हमला किया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि प्रियंका वाड्रा अपने पति को बचाने के लिए किसानों से मिलने सहारनपुर जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस किसानों के शोषण की नई रणनीति बना रही है। भाइयों के शोषण के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए। और उसको क़यादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। और एक बड़ी जानकारी, कल से यूपी में 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। कल सुबह 9 बजे स्कूल खुलेंगे। स्कूलों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए खोला जाएगा। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही मास्क भी जरूरी होगा। यूपी में करीब 10 महीने बाद स्कूल खोल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इतने छोटे बच्चे इन नियमों का, कोविड के नियमों का पालन कर पाएंगे, प्रोटोकॉल का पालन कर पाएंगे? देखना होगा। कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।